तो इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट देखो, व्हेन यू हैव टू स्टडी द ऑर्गेनिक, सबको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ जीओसी वन. तो इन द जीओसी सेक्शन वी हैव टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो इसमें 2-3 दिन लगाने के बाद उसके बाद हाइड्रोकार्बन, फिर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, और उसके बाद वाला जो चैप्टर है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड देन इज अ नाइट्रोजन. इस तरह से हम इसे लेते चलेंगे. तो बाकी जैसे आपको हमेशा बोला है मैंने कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वॉट एवर द आंसर यू आर गिविंग ना, मुझे इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है. अगर सही है बहुत अच्छी बात है, तो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है. गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या हमें अभी तक नहीं आता है. दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन. टारगेट है हमारा आज का 15 क्वेश्चंस. लेट्स चेक इट आउट कि कितना हम चेस कर पाते हैं. क्वेश्चन बहुत आसान है, कर पाओगे आराम से. अभी तो आपने फ्रेशली रिवाइज किया है सब कुछ. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस. नीचे कुछ कार्बोकैटायंस आपको दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चेक आउट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ देम. तो the first structure is बचा CH2 double bond CH and the plus charge is here. This is compound number 1, CH3 CH2 CH2. This is a plus charge. This is a compound number 2, and 1 is the benzene ring, and to that benzene ring it is a CH2 and the plus. This is the third one. तो बेटा आपको ऑर्डर दिया हुआ है. ए ऑप्शन में द थर्ड मैक्सिमम, देन इज अ 2, देन इज अ 1. बी इज अ सेकेंड मैक्सिमम, देन इज अ थर्ड, देन इज अ 1. सी इज द 1, फिर 2, फिर 3. ठीक है. एंड द डी वुड बी 3, देन इज अ 1 एंड देन इज अ 2. चलिए आपको 1 मिनट दे देते हैं. 2002 से लेके 2017 तक के ये 12 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे. चलिए आई एम गिविंग यू 1 मिनट एंड एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट एज यू वर डूइंग अर्लियर. आपको चैट बॉक्स में अपना आंसर सेंड करना है जल्दी जल्दी, तभी हम अपना टारगेट भी अचीव कर पाएंगे. एंड बी रेडी टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो बच्चा. I have not received any answer till now in the chat box. चैट बॉक्स में आंसर आपको भेजना, तभी मुझे पता लगेगा क्या समझ रहे हो आप इससे. क्या हो गया, एक भी बच्चा नहीं है क्लास में जिसको आता है ये क्वेश्चन? चलो जी, एक बच्चे ने तो आंसर दिया है, हमारे प्रिंस ने दिया है आंसर. Why the rest are not participating? एक और आंसर हमारे पास आया है. ओके जी. Okay, let's have this explanation from Harsh. Yours is not correct. Bharti, yours is not correct. Akshita, Akshita, you explain beta. Which is the correct? रेजन स्टेबलाइज है. कौन से वाला? मैम थर्ड वाला. अच्छा, थर्ड वाले का नाम बताओगे बेटा? मैम बेंजाइल. शाबाश. थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर डी दिया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट.
कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन है ना वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो कार्बोकटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, खत्म करेगा को इंग्लिश में बोलते हैं डाल्यूट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो इसके पॉजिटिव चार्ज को डाल्यूट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसका इसकी रिएक्टिविटी को कम करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी तो पॉजिटिव चार्ज के कारण है। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं पहले तो मुझे बोलना चाहिए। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच सी इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है और ये लीस्ट प्रायोरिटी रखता है। अगर तुम्हें ये ऑर्डर आता है कि प्लस एम की प्रायोरिटी प्लस एच सी और प्लस एच सी की प्रायोरिटी प्लस आई से ज्यादा होती है, तो जैसे अभी आंसर दिया अक्षिता ने कि जो ये वाला है, पहली बात तो इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकटाइन, तो दिस इज अ बेंजाइल 1CH2 प्लस। अब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसा आएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इसको डाइल्यूट कर रहा है, प्लस एम बोलते हैं इसे, देखो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नॉन पे या पाई ये शिफ्ट हो तो ये प्लस एम है, तो ये प्लस एम से स्टेबलाइज कर रहा है। देखो सेकंड वाले में कोई इफेक्ट है ही नहीं है। फर्स्ट वाले का नाम क्या है अक्षिता, ये तो तुमने बता दिया बेटा, बेंजाइल सीसी है ये, सीसी का मतलब है कार्बोकटाइन। इसका नाम क्या है, क्या, प्रोपाइल। प्रोपाइल नहीं बोलना है इसे, प्रोपाइल थोड़ा ना होगा, प्रोपाइल तो ये है ना बेटा, एलाइल कार्बोकटाइन है ये। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे कुछ लगा है तो वो एलाइल है। तो बच्चा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, देखो मैं, मुझे यहीं पे बनानी चाहिए स्ट्रक्चर। मैम इसको विनाइल कुछ भी कहते हैं। नहीं कहते हैं विनाइल, बहुत बड़ी गलती है ये, मैं अगले पेज पे बताती हूँ फ्रेंड्स। ये प्लस है ना बेटा, तो ये यहाँ पे आएगा, ये एलाइल है। पहली बात तो एलाइल, ALLYL, एलाइल किसको बोलते हैं, अगर sp2 के साथ वाला कार्बन sp3 हो, उसके ऊपर कुछ लगा हो तो वो एलाइल है। ठीक है, तो जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो देखो कैसी बनेगी स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस आ गया। तो प्लस चार्ज पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कौन से किस से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी प्लस एम से ही स्टेबलाइज्ड है, बट इसमें डीलोकलाइजेशन सिर्फ 3 कार्बन एटम पे है, इस पे 6 कार्बन एटम इन्वॉल्व है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी इसकी, ये रहेगा मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, और ये वाला रहेगा तुम्हारा लीस्ट स्टेबल। क्यों लीस्ट स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है प्लस आई। ठीक है, और प्लस आई से ये स्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ड्यू टू प्लस एम। ठीक है, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू प्लस एम, ये भी प्लस एम है, और इसमें प्लस एम के साथ है हाई डीलोकलाइजेशन, हाई या लार्ज लिख सकते हो, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, और इसमें कम डीलोकलाइजेशन है, ये भी है तो प्लस एम है, पर इसमें क्या है, लेस डीलोकलाइजेशन, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3, उसके बाद आएगा 1, उसमें के बाद आएगा 2। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। नो मैम। अच्छा, आप जैसे प्रिंस को क्या कंफ्यूजन है कि मैम विनाइल होता है, विनाइल तो ये होता है बेटे, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के पास कुछ लगा होगा ना, तो ये तुम इसे पढ़ोगे विनाइल, दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइल क्लोराइड। और अगर ये sp2 के साथ नहीं है, ये इसके बगल वाले के साथ है, ठीक है, तो ये है sp3 के साथ क्लोरीन अटैच, तो इसका नाम है एलाइल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ये हमारी होगा एडिशनल नॉलेज। चलो, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। पहला ऑप्शन है 2-ब्यूटीन, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड,
तीसरा ऑप्शन है 2 पेंटेनॉन और फोर्थ ऑप्शन है फिनॉल। गो फॉर इट, यू हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ, एक बात और बतानी है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मल्टी करेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी करेक्ट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना इसका। है नहीं है तुम बताओगे, पर हो सकते हैं। दो आंसर आ चुके हैं मेरे पास। बाकियों को भी पार्टिसिपेट करना है, ऐसे कैसे पता लगेगा हमें? एवरीबडी बी ऑन म्यूट। एवरीबडी बी ऑन म्यूट। हर्ष का अच्छा, आप ना एक एक आंसर भेज रहे हो। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि इसमें मल्टी ऑप्शन करेक्ट भी हो सकते हैं, या तो वो बात आपने सुनी नहीं है या अच्छे से चेक नहीं किया है। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए किसको बुलाया जाए बताओ? इस क्वेश्चन में बुलाते हैं पलक, आप बताओ। पलक चलो। अरे आपने आंसर भेजा तो बताओगे भी कैसे? पोजीशन है इसमें, हम्म, मतलब डिफरेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस। पहली बात तो टॉटोमेरिज्म का मतलब समझ में आना चाहिए होता क्या है। जो आपका टॉटोमेरिज्म है ना, इसको दो तरीके से समझा देती हूँ, एक शॉर्टकट और एक आपके पास ओरिजिनल केमिस्ट्री में कैसे करते हैं इसको। प्रिंस नहीं सही है, नो मैम, मैंने एक पहले भेजा था और एक अब पहले वाला सही है, ये वाला नहीं सही। ओके। टॉटोमेरिज्म को ना कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं, तो कुछ बच्चे तो इससे आंसर मार देंगे। यस मैम। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी कि ये कहानी जिन दो के बीच में होती है, उसमें से एक कीटोन होना चाहिए और एक अल्कोहल होना चाहिए। तो इस हिसाब से भी सी और डी आंसर निकलता है। एक कीटोन है और एक ओल है। पर अगर तुम्हें इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो जैसे मैं इसको बना देती हूँ, 2 पेंटेनॉन है ना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। अब ये है आपके पास 2 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन के केस में जो आपका प्रोटॉन है ना, वो 1 और 3 पोजीशन का ट्रांसफरेंस देता है। इसको बोलते हैं 1-3 प्रोटॉन शिफ्ट। अब 1-3 प्रोटॉन शिफ्ट को तुम ऐसे समझो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक जगह आपके पास लगा हुआ है प्रोटॉन और दूसरी जगह आपके पास लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो तुम्हें पता क्या करना है, ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने हैं, ये यहाँ पे करना है और ये यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। यानी कि ए और बी में डबल बॉन्ड आ गया और सी के साथ क्या आ गया, एच आ गया। ये मतलब इससे ये बन जाता है। तो इसको ऐसे ही करो, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा और O के साथ H लग जाएगा। तो यानी कि कीटो फॉर्म ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अब ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इनॉल। तो CH3 CO के साथ H आ गया, डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको सेपरेशन दे देना है ना। और CH के साथ आपके पास एक आ गया CH3। तो ये आपके पास बन गई इनॉल फॉर्म। तो ये कीटो और इनॉल फॉर्म जो होती है वो टोटोमेरिज्म होती है। अब फिनॉल में चाहे ये अनस्टेबल है पर होता है, मैं इसे अगली स्लाइड पे कर देती हूँ। फिनॉल के केस में भी देखो है तो यही बात ना। ये तुम्हारे पास आ गया बच्चा O&H, और कैसे सिखाया था तुम्हें, 1-2-3। ठीक है, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यानी कि करा क्या होगा तुम लोगों ने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए होंगे और इसको यहाँ पे किया होगा। तो जब तुमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये पहले ही, अच्छा हाँ एक बात और, ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये भी पूछना जरूरी है। रुको, पिछले वाली पहली फॉर्म तो कीटो दे रखी थी ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इनॉल फॉर्म है ना? यस तो मैम। अगर ये इनॉल फॉर्म है तो इसकी दूसरी फॉर्म कौन सी बनेगी,
कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म कैसे बनाओगे, कोई बता सकता है इसकी कीटो फॉर्म क्या होगी? व्हाट अ बिग डील, कुछ भी नहीं है ये। यहाँ पे इसको यहाँ मारो, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले है, एक दूसरा वहां पे लग जाएगा, और ये यानी कि इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि बेसिकली जो आपका रिंग था वो ऐसे हो गया, ठीक है, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और दिस बन गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। तो मैम पर जिन्होंने, वो के इलेक्ट्रॉन है वो नहीं करते बेंजीन में कंजुगेशन में? हाँ कंजुगेशन से ही हुआ है ना ये। अच्छा आप कह रहे हो कि फिनोल के, लाइक मैं बोल तो रही हूँ आपको कि ये ऑल्दो ये बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये मोमेंटरीली होता है, जैसे रेजोनेंस होता है ना, आपने देखा ना इसमें रिवर्सिबल लगा हुआ है, तो यानी कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाली फॉर्म रहेगी। और उसने पूछा कौन सा जा सकता है, ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहता है, रिवर्सिबल ही है रिएक्शन, सारा इन ऑल टॉटोमेरिज्म रिवर्सिबल होता है, उसमें कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता, रिएक्शन घूमता रहता है इधर उधर। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जीओसी का। थर्ड क्वेश्चन है कि कंसिडर थायोल एनायन RS negative and Alkoxy anion RO negative. Which of following statement is true? Statement is true. This is a good question. तो ए ऑप्शन है RS negative is less basic and less nucleophile philic than RO negative. Second question है RS negative is less basic but more nucleophilic than RO negative. Third option is RS negative is more basic and more nucleophilic than RO negative. And the D is RS negative is more basic but less nucleophilic than RO negative. चलिए go for it. I have got one answer. बस एक ही स्टूडेंट को पता है इसका आंसर? तो गलत बात है भाई, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। अगर आप आंसर सेंड करने से ही डरोगे तो पेपर में तो टिक ही नहीं मारोगे। अक्षिता एंड काव्या, दो आंसर मिले हैं मुझे।
Nobody else? मैम कंफ्यूजन है। चलो फिर कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं। देखो, एक है आर एस नेगेटिव और एक है आर ओ नेगेटिव। जरा मुझे ऑनेस्टी से बताओ, ईमानदारी से, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि ये न्यूक्लियोफाइल और बेस है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है? इतना तो दोनों सभी अग्री करते हो ना कि न्यूक्लियोफाइल एंड बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज द, यू कैन से न्यूक्लियोफाइल और बेस। मुझे ये आंसर ना बेस के लिए बहुत नहीं है अप्रोप्रिएट, ये न्यूक्लियोफाइल के लिए तो है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी इस पे डिपेंड है। बेस वो होता है जिसकी होती है एफिनिटी टुवर्ड द प्रोटॉन। एफिनिटी टुवर्ड द प्रोटॉन। और आपको जब मैंने जीओसी पढ़ाया था ना, तो मैंने इसके बारे में एक सेपरेट एक लेक्चर भी दिया था कि कब क्या होता है। ठीक है, अब देखो कि इस क्वेश्चन में जो तो आपका, अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। इफ जो स्पीशीज आप कंपेयर कर रहे हो उनके बारे में लिख रही हूँ। इफ द donor atom is same, donor atom is same, then nucleophilicity and basicity follows the same order। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, follows the same order। यानी कि अगर आपके पास दो ऐसे क्वेश्चन होते जिसमें दोनों में डोनर एटम ओ नेगेटिव ही होता, तो मतलब उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता, इधर उधर कुछ ग्रुप अलग अलग होते, तब तो आपकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में कोई फर्क नहीं होता। पर ये क्वेश्चन वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों अलग अलग है। इफ नॉट सेम तो क्या कर देखेंगे। अगर सेम नहीं है तो हमेशा याद रखो कि जो आपकी बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये मैंने क्यों बोला है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो प्रोटॉन को करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि बेस को देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो सकता है, पर बेस को सिर्फ लव होता है प्रोटॉन से। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो H+ को अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और जो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। जितना बच्चा साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। है तो ये भी इंग्लिश ही है पर ये प्रॉपर केमिस्ट्री वर्ड है, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। अब आप देखो जरा इसमें, अब क्वेश्चन आपका झट से लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन देना था न्यूक्लियोफिलिसिटी का आंसर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्योंकि सेम तो नहीं होंगी ना दोनों, तो न्यूक्लियोफाइल तो है ये बढ़िया, ठीक है। अगर आपको वो देना है आंसर बेसिसिटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, तो आर ओ नेगेटिव बढ़िया होगा आर एस से। अब देखो कौन सी ऑप्शन सही है। बी वाली ऑप्शन में लिखा हुआ है आर एस नेगेटिव इज लेस बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन आर ओ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है दे आर करेक्ट, रेस्ट आंसर्स आर नॉट करेक्ट। हुआ ज्ञान के नहीं हुआ? अरे हाँ नहीं ना बोलते हो, यस आप मैम। बोला करो ना फिर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अब अगले पे पूरा दिमाग लगाना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, बेटा आपको पता है इतनी देर से पढ़ रहे हो कि ये इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ गिवन कॉन्जुगेट बेस, जिसमें R इज इक्वल टू CH3 है, इज
तो ए आ गया आपका RCO नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, R नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। B है R नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, RCO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। C है RCO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और R नेगेटिव। D है RCO नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एंड R नेगेटिव। गो फॉर इट। तो ये कंजुगेट बेस के बाद क्या लिखते हैं? कंजुगेट बेस, जहां पे भी इस क्वेश्चन में R लिखा है उसका मतलब CH3 है, ये लिखा हुआ। ले लीजिए 1 मिनट, सोच लीजिए कैसे होगा क्वेश्चन। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। ट्राई दिस आउट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगा ना। चलिए एक आंसर, 3 आंसर आ गए हैं हमारे पास एक साथ, बताओ। बट कमाल की बात ये निकली आज कि तीनों में से सही एक भी नहीं है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है ऑफ गिवन कंजुगेट बेसिस। तो जब ऐसे क्वेश्चन लिखे हो ना, स्पेशली कंजुगेट बेस, देखो अभी तक ना किसी का आंसर नहीं सही, तो आई कांट से एनीवन टू एक्सप्लेन। तो जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हो ना कंजुगेट बेस, तो आपको खुद समझ आना है कि पहले इनका आप या तो एसिड बना के कर लो, नहीं तो वैसे भी हो जाएगा, उससे भी काम बन जाएगा। तो पहले देखो, एक हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O और O। मैंने अभी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला कि देखो बेस और न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों ही डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट डिफरेंस ये होता है कि बेस आपका H को देता है और न्यूक्लियोफाइल आपका किसी को भी दे सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने हैं तो ऑब्वियसली ये Nb नेगेटिव डोनर है ना, नॉन बॉन्डिंग है और विद नेगेटिव चार्ज है, ये डोनर है। बट होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके पास हो जाता है डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो आप मुझे खुद बताओ, अगर इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में हो रहे हैं तो डीलोकलाइजेशन से तो स्टेबिलिटी आती है, तो डीलोकलाइजेशन से तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो उसका मतलब है तो रिएक्टिव कम होगा, मतलब लेस बेसिक होगा। तो पहली बात तो आपको वो ऑप्शन छांटना था जिसमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन वाला, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है और कम बेसिक है। तो बी ऑप्शन तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। बाकी एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसे पता है तुम्हें ये बात पता, तो अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन 3 पे अटका हुआ है, तो पहला तो सबसे कम होगा। अब उसके बाद आती है बात इनकी, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव है
और एक R नेगेटिव है और एक NH2 नेगेटिव है। अच्छा, अब इनमें से कौन अच्छा डोनर होगा? अब ये R जो भी होगा, R को वो CH3 बोल रहा है, तो ये CH3 नेगेटिव होगा। अब ये NH2 नेगेटिव होगा, तो है तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या विचार है? sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? रुकिए फिर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं स्लाइड को। मोर तो जो परसेंटेज s करेक्टर होता है, ठीक है, अब अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन देता है तो sp में तो 50% s हो गया। तो 50% s मतलब परसेंटेज s करेक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो भैया ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा। अगर बेसिसिटी तुम्हें नहीं याद रहा तो डोनरेबिलिटी लिख देना। जो खुद ही भूखड़ है वो कैसे देगा? ये तो भूखा इंसान है भैया, इसको तो खुद ही भूख बहुत लगी हुई है। तो इसका मतलब है वो वाली ऑप्शन होगी जिसमें उसके बाद ये होगा। तो इसके बेस पे आपकी सी ऑप्शन भी नहीं होती, पर एग्जामिनर तुमसे और भी स्मार्ट निकला। उसे ये भी पता है कि बच्चे ये भी छांट लेंगे, ये भी छांट लेंगे। अब बचे बाकी दो सवाल। अब पहले आपने आंसर दिया डीलोकलाइजेशन के बेस पे, उसके बाद आपने आंसर छांट लिया हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अब आ गया आपके पास sp3 वाले सवाल। अब sp3 में R नेगेटिव भी है, इसके पास भी लोन पेयर है, और sp3 में NH2 नेगेटिव भी है। तो अब तो क्वेश्चन वैसे ही आसान बन गया ना। आप देखो कि नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव में सबसे कम डोनर होता है F। नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव में उसके बाद होता है ऑक्सीजन। नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव में उसके बाद होता है नाइट्रोजन। नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव में उसके बाद होता है आपका कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा डोनर होगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो इसलिए CH3 का डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये होगा मोर बेसिक। तो अब ये सारी कहानी करने के बाद हम कहाँ पे पहुंचे हैं? कौन कौन सा ऑप्शन हमारा निकल रहा है इसमें से? R नेगेटिव इसमें सबसे अच्छा डोनर है, फिर NH2, फिर दिस और दिस, ये ठीक है। अब इसमें इसने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ये गलत कर दिया, तो इसलिए D इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपने डीलोकलाइजेशन से छांटा, डीलोकलाइजेशन के बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन से छांटा। हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर से डोनरेबिलिटी कम होती है तब किया, फिर sp3 के बेस पे किया। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको सारा उसने GOC का काम करवाया हुआ है। क्या बोलते हो, सही है? यस मैम। चलो अच्छी बात है, फिर चलो आगे बढ़ो। तो अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। ए है 3-मिथाइल 2-पेंटीन। बी है 4-मिथाइल 1-पेंटीन। सी है 3-मिथाइल 1-पेंटीन। डी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2-मिथाइल 2-पेंटीन। तो चलो करो इस पे फिर डिस्कशन। क्या हो सकता है? टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स क्विकली।
एक आंसर आया है हमारे पास, वो भी इतने इजी क्वेश्चन पे जो सारी क्लास का सही होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये 12th का है। जीओसी का भी है, चलो 11th में भी आना चाहिए ये, पर 12th का तो आता ही होगा। अभी तो तुम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ के पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे के आए हो। फ्रेंड्स का भी आंसर सही है, और कोई काव्या का भी आंसर सही है। उसके ऊपर जिस बच्चे का नाम है अमित, उसने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया होगा ये। Yes, correct. C is a correct answer. Who can give the explanation? Yes, Prince, you give. मैम जो कायरल कार्बन का वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन सी दो कंडीशंस होती हैं कायरल कार्बन की? मैम की जो कार्बन एटम उसके साथ सभी अलग होने चाहिए। पहली कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है CABCD टाइप होना चाहिए। यस मैम। CABCD टाइप का मतलब है ABCD चारों बराबर नहीं होने चाहिए बेटा। तो जब ये आप स्ट्रक्चर लिखते हो पेंट 1 इन 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन, तो पेंट 1 इन जो आपके पास है वो पेंट 1 इन आप बना लीजिए इस तरीके से। अब क्या करो इसके साथ, 3 कार्बन पे 1 2 3 कार्बन पे 3 कार्बन पे मिथाइल लगा दो, यहाँ पे एक H लगा दो, ये CH2 लगा दो, ये CH3 लगा दो, यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे एक दिस लगा दो। तो ये वाला कार्बन स्टार कार्बन एटम है, मतलब इसके चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ वाले केस में ये कायरल होगा। बाकी आप कोई भी स्ट्रक्चर बना के देख लेना, इसको लिख दो कायरल कार्बन एटम। तो जहाँ पे कायरलिटी आई वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया। ये रिवर्स भी ट्रू है, बहुत बड़ी ट्रूथ है ये, कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो कायरल ही होता है। ये भी क्वेश्चन नहीं आंसर दे रहे हो तो गड़बड़ है भाई। तो बच्चा नेक्स्ट है अरेंज द कार्बन आयन। स्टार्ट आपने कार्बोकेटाइन से किया था, अब देखो कार्बन आयन का क्वेश्चन आ गया। अरेंज द कार्बन आयंस CH3 थ्राइस C नेगेटिव कॉमा CCl3 नेगेटिव कॉमा CH3 ट्वाइस CH नेगेटिव, लास्ट में C6H5 CH2 नेगेटिव। चलिए, in the order of their decreasing stability। बच्चा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला C6H5 CH2 नेगेटिव ग्रेटर देन CCl3 नेगेटिव, CH3 ट्वाइस और C नेगेटिव, CH3 ट्वाइस और CH नेगेटिव, and B option is CH3 twice और CH negative, CCl3 negative, C6H5 CH2 negative और CH thrice, वही लिखना बड़ा मुश्किल है इसको, 1 2 3 4 दे देना था। चलिए एनी हाउ, हो सकता है आपको मिल गया हो क्वेश्चन या आपने सवाल सॉल्व कर लिया हो और झट से मैं लिखूं और फटाफट से आप आंसर दे दो। होना ऐसे ही चाहिए भाई, जैसे CH3 थ्राइस और C नेगेटिव, और D ऑप्शन है CH3 थ्राइस C नेगेटिव, CH3 ट्वाइस और CH नेगेटिव, CH2 1 नेगेटिव और CCl3 नेगेटिव। चलो भाई हमने अपना काम कर दिया, तुम फटाफट ए करो। ऑप्शन में ए ऑप्शन एक बार वापस दे देना। ए ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? C6H5 CH2 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, CH3 ट्वाइस C नेगेटिव, 3 2 5 CH3 ट्वाइस CH नेगेटिव। ये ऑप्शन सही लिखा गया? मैम सही। CH3 थ्राइस नहीं होना था। इस कार्बन मैम के जो ऊपर यस सुनो, मेरी भी सुन लो भाई, मेरी भी सुन लो। ये वाले कार्बन में ना 2 बॉन्ड यहाँ से हो गए, 3 बॉन्ड ये हो गया, 4 5 तो नेगेटिव हो गया, ये 3 4 5 तो नेगेटिव हो गया, ये 2 यहाँ पे हो गए, 3 4, हाँ इसमें एक H आना चाहिए, और अगर H आता है तो सेम आता है। तो ऐसा करते हैं, हाँ एक एक इसने ना, ये मैंने तो देख के सही लिखा है बट इसकी प्रिंटिंग में गड़बड़ है, एक को 3 कर लेते हैं। अब ठीक बन गया ना?
यस मैम। अब देखो बाकियों में भी सही है या गड़बड़ है कोई? इसमें तो सही है। ये एक प्रिंटिंग में 2 बन गया है 3 का। चलो फटाफट से आंसर दो। अभी तक तो एक भी स्टूडेंट का नहीं आया आंसर। मैम मैंने कर दिया है सेंड। अच्छा, या तो फिर मैंने पहले खोल रखा होगा चैट बॉक्स। प्रिंस एक बार फिर चेक कर बेटा। चलो तब तक हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। आंसर दिया करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। काव्या, कैसे नहीं? मैम फर्स्ट वाले में थोड़ा सा लग रहा है एंड। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। जो आपका होता है बच्चा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कोई मुझे क्लास में बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी, माइनस हाँ शाबाश। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बिल्कुल कार्बोकेटाइन से ऑपोजिट होगा ना। -m -Hc और -I पे डिपेंड करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप उसका नेगेटिव चार्ज खत्म कर देंगे और उसको स्टेबलाइज कर देंगे। अब जो ले दे के कहानी है हमारे पास, एक ये चीज लिखी हुई है बीच में, ठीक है, और एक चीज लिखी हुई है ये। एक चीज है हमारे पास CH3 ट्वाइस और CH नेगेटिव, और एक है CH3 थ्राइस और C नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले 3 ग्रुप की नेचर -I होती है। सब बच्चों को पता है कि ये कभी भी M नहीं देता। वैसे यहाँ पे तो M का चांस ही नहीं है क्योंकि डीलोकलाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा बिकॉज इस पे -I वाले 3 ग्रुप हैं। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि यहाँ पे +I के 3 ग्रुप हैं। एंड आफ्टर दैट अब ये वाले ग्रुप में इट इज हैविंग अ 2CH2। अब यहाँ पे मैंने कैसे डिसाइड किया, अब देखो क्या बात है। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई मुझे बताएगा ये कम क्यों है? अगर किसी को ये बात आती है तो। इतने बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे और ये तो और डिस्टेबलाइज करेगा। है कोई बच्चा कैसे ऐसा क्लास में? देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं ना, तो डोनर एबिलिटी का ऑर्डर याद रखना। डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा NB नेगेटिव की होती है, फिर NB होती है, फिर पाई होती है, फिर सिग्मा होती है। तो यहाँ पे कोई ऐसी बेवकूफी मत कर देना ऊपर की इसको दे देना। इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये NB डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन वैसे तो ऐसे मूव करने चाहिए, है ना। तो अगर ऐसे मूव करेंगे तो इसका तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन तो सबसे बढ़िया चीज है अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो जाए, ठीक है। और एक बात, दूसरी बात, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है रेजोनेंस से। आपको पता ही है, वैसे भी ये sp2 ही है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए ये अच्छा खासा इसको स्टेबलाइज कर देता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम ये तो +M से उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, नो सॉरी -M से, नॉट +M। ये इसके विद रिस्पेक्ट देखो, आप इसको स्टेबलाइज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट देखोगे। इसका इफेक्ट ये क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है -M है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस मैम। मैंने कहा कि आप इसको स्टेबलाइज कर रहे हो तो ये ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो इस ग्रुप तो को तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना इससे। तो -I इफेक्ट है इसका। ये मत कहने लग जाना ये है, ये +M है, हाँ ये इसका है, पर फिर वो इसके विद रिस्पेक्ट थोड़ा ना देखो क्या मतलब। आपको इसको स्टेबलाइज करना है तो ये नेगेटिव चार्ज जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसका तो -I है बट इसके केस में तो -M है, तो आपने फिर I वाले को ज्यादा क्यों लिख दिया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन मिलके इतना स्ट्रॉन्ग -I लगाते हैं कि वो एक -M से भी स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई ये यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉरी स्टेबल आएगा और ये सब लीस्ट स्टेबल आएगा। अब इसके बेस पे कहानी बनी तुम्हारी C ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया? 3 Cl का इफेक्ट एक बेंजीन के इफेक्ट से ज्यादा होता है।
और ये बात याद रखोगे, ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज होगी। आया ना? यस Yes, मैम। चलो 6 नंबर भी गया। अब आओ 7 नंबर पे, 7 नंबर। दिस इज नॉट अ सिंसियरिटी। टीचर बैठा है पूरी शिद्दत से आपको पढ़ा रहा है और तुम लोग डिस्कनेक्ट हो ही जा रहे हो बीच बीच में। किसी का जेन्युइन नेटवर्क इशू है, वो बात सही है। आप कितना दिन बचे हैं भाई? अब तो सिंसियर होना 15 चाहिए तुम्हें। days। देखो प्रिंस तो बता भी रहा है कितने बचे हैं। द एल्कीन दैट एग्जिबिट, ये क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा दे सकता है, इतना आसान है। 2009 में पूछा गया था ये सवाल। द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं कह रही हूँ तो 11th क्लास का बच्चा हंसते हंसते जवाब दे दे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देती है? नंबर 1 पे है प्रोपीन, नंबर 2 पे है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, नंबर 3 पे है 2 ब्यूटीन, नंबर 4 पे है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। चलो झट से आंसर कर दो, बहुत आसान सवाल है। अरे जल्दी करो। काव्या योरसेल्फ, आंसर दिया है बेटा तूने, ठीक है, करेक्ट है। कौशिक का भी ठीक है, अक्षिता का भी सही है। प्रिंस क्या हो गया? तो मैम टाइपिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। दोबारा भेजो जरा। ईशा नॉट करेक्ट, प्रिंस करेक्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की 2 कंडीशंस होती हैं भाई। पहली कंडीशन है डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरी बात है जो 2 ग्रुप एक कार्बन के साथ लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी। मानसी करेक्ट है। तो इस बेस पे देखा जाए, पलक करेक्ट, हर्ष हर्ष है, हर्ष करेक्ट। इस पे देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर दैट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज सी है। सी को चेक करें जरा। अगर यस। इसको 2 ब्यूटीन बनाते हैं बेटा तो कुछ ऐसा बनता है, CH3 CH2 CH और CH2। हाँ सॉरी, 1 बना दिया हमने। आपको बनाना था 2, 1 2 CH3 H H CH3। तो जब आप इसका आइसोमेरिज्म बनाओगे, आप ये देखो ना, ऐसे ऐसे H आएगा, ये CH3 आएगा, तो ये आपके पास सिस बन जाएगा, दूसरी इसकी फॉर्म ट्रांस बन जाएगी। बाकी जितनी भी ऑप्शन देखोगे वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा, तो इसका मतलब है ये सिस एंड ट्रांस वाला आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हो? ठीक है, यस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए। 8 क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। ओहो ये क्या आ गया? हाँ, 8th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कंपाउंड, म्यूट रहो, MF लिख देती हूँ, मोलिकुलर फार्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH और Me।
इसके कितने आइसोमर बनेंगे? तो आंसर में एक तो 3 दिया है, एक तो 2 दिया है, एक तो 4 दिया है और एक तो 6 दिया है। चलो पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। गिव योर आंसर, देन विल टेल। मैम ये एमबी क्या होता है? एमी मिथाइल होता है ना। ओके। एक आंसर रिसीव हुआ है अभी तक। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन ये था, सवाल ये है, डबल बॉन्ड को पहले लिख लो। ये डबल बॉन्ड है, अब इसके ना दोनों साइड पे एच एच प्रेजेंट है। बेटा अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है जिसने भी सेंड किया। तो एक एच तुम ऐसे लगा सकते हो और एक एच ऐसे लगा, सी एच इधर लगा दिया, एक एच ऐसे लगा दिया। ये बड़ा सारा ग्रुप है ना जो सी ओ एच और एम ई, इसको ऐसे लगा दिया। अब ये वाला आइसोमर बन गया सिस, ठीक है। अब ये वाला आइसोमर अगर ऐसे करके लिख दोगे तो ये वाला बन जाएगा ट्रांस, सी एच ओ एच एम ई और सी एच थ्री, तो ये बन गया ट्रांस। तो सिस और ट्रांस तो ये बन गए दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पर किसी भी बच्चे का इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कायरल कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। जितने भी बच्चों को मैंने ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कराया, सब बच्चों ने आंसर दे दिया, तो तुम्हारी क्लास ने नहीं दिया। ये वाला कार्बन देखो, ये वाले कार्बन को अगर तुम देखोगे तो इसके 4 ग्रुप देखना जरा। मैं थोड़ा सा ही लिख देती हूँ बस इस कार्बन के लिए। एक एच है, एक ओ एच है, एक एम ई है, और इसको ना हम ऐसा करके लिख लेते हैं, इट इज बेटर टू राइट दिस एंटायर ग्रुप लाइक डैश डैश डैश। इसको कुछ ऐसा करके लिख देते हैं, ये एक ग्रुप है। ये तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो यानी कि ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव के तो मिरर इमेज, और ये यानी कि एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले हम पढ़ाते थे आर एन एस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो आर एन एस कन्फिग्रेशन वाले इनएंशियोमर्स होते हैं। तो दो इनएंशियोमर्स भी आ गए, अभी तुम्हारे सिलेबस से ये कट ऑफ हो गया। तो दो इसके हो गए इनएंशियोमर्स और दो हो गए ज्योमेट्रिकल, तो इसका करेक्ट आंसर 4 है, 4 है, ठीक है। तुम लोग सिर्फ यही देख पाए हो सिस ट्रांस, और आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने। क्या कहते हो, समझ आई बात या नहीं आई? यस मैम। यस मैम। देखो मैंने बार बार यही बात बोली है, तुम्हारी क्लास में इस बात पे एम्फेसिस भी किया कि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आंसर मेरे पास गलत दे रहे हो सही दे रहे हो, पर तुम्हें एंड ऑफ द डे जो चीज मैं करा चुकी हूँ, अगर फिर भी वो पेपर में वैसा कॉन्सेप्ट गलत करते हो तो वो तो ब्लंडर है, वो मिस्टेक नहीं होगा, वो गड़बड़ है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इजी सवाल है आईयू पैक का। द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। इसमें एग्जामिनर ने दो चीजें चेक कर ली। एक तो तुम्हारा ये चेक कर लिया कि तुम्हें कॉमन नेम आते हैं या नहीं। नियो पेंटेन है भाई, तो बच्चा इसका लिखो पेंटेन का नेम। तो ए हो गया इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन, बी हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या कहते हो? सी हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, और डी हो गया 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो तुमने दो दो आंसर सेंड किए हुए हैं। अच्छा प्रिंस पिछला क्या है? मैम मेरा थोड़ा स्क्रीन खराब है ना, तो अपने आप ही हो जाता है। क्या कह रहे हो? मैम मेरी थोड़ी स्क्रीन खराब है तो अपने आप ही टाइप हो जाता है, फिर कहीं और हाथ चलाता हूँ कहीं और लग जाता है।
मुझे ना तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही, चलो वॉट एवर इज द केस। हर्ष का आंसर सही है, काव्या धीमान का आंसर सही है, पलक का आंसर सही है, हेमंत का आंसर सही है, अक्षिता का आंसर सही है, सारी दुनिया का आंसर सही है भाई। वेरी गुड हो गया ये तो भाई, मजेदार बात। ईशा का भी आंसर सही है, तो इसका तो मतलब ये हो गया आईयू पैक तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। नियोपेंटेन इसको बोलते हैं, ये CH3 है, ये CH3 है, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये 2,2 वाला ग्रुप हो गया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये करेक्ट आंसर है। लवप्रीत का भी सही है। लवप्रीत कहाँ थी अब तक? अब पहला आंसर आया तुम्हारा। चलो बच्चा 10वें नंबर पे आ जाओ फिर तुम। द करेक्ट, ये भी आसान है क्वेश्चन। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ priority of the functional groups of organic compounds in the IUPAC system of nomenclature is: A is the COOH, फिर SO3H, फिर CONH2, फिर CHO। SO3H, COOH, CONH2, CHO। C is CHO, COH, SO3H, CONH2. D is CONH2, CHO, SO3H, COH। चलो लगाओ दिमाग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने सीक्वेंस पढ़ी है उसको आता है, जिसने नहीं पढ़ी नहीं आता। प्रियोरिटी सीक्वेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं है। Kavya, your answer is correct. A is answer. No need to waste this much time. No explanation, no anything. Akshita, correct. No discussion. बहुत सीधी सी बात है, जिसको priority order याद है उसने लिख दिया। Good. चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर से तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। IUPAC नेम ऑफ, ठीक है। देखो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े बनाए हैं इसने, और तुम्हें फंसना नहीं है इसकी चाल में। चलो ए ऑप्शन है इसका 1,1 डाइमिथाइल, बाकी नीचे लिख देती हूँ 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। बी इज द 4,4 डाइमिथाइल 5,5 डाइथाइल पेंटेन। C is the 5,5 diethyl 4,4 dimethyl pentane. D is the 3,ethyl 4,4 dimethyl heptane। चलो सोचो क्या हो सकता है।
D is a correct answer. किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? राइट साइड. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 4 4 डाई मिथाइल और 3 पे इथाइल. ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो बाकी 7 है तो हेप्टेन है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है, which of following molecule is which of the following molecule is expected to rotate the plane of polarized light? A is CHO, H, OH, CH2OH. B is SH. C is NH2, PH, H, NH2, PH, H. D is NH2, COOH, H or H. Go for it. Then slide. A is the correct answer. Question number 13. Which of following is the correct order of decreasing SN2 reactivity? A is a RCH2X, R3CX, R2CHX, RCH2X, R2CHX, R3CX. C is R3CX, R2CHX, RCH2X. D is R2CH2X, R3CX, RCH2X. Go for it.
Very easy question, 12th class question. SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है दैट इज 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अब जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है उसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री सही ऑर्डर दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और हर्ष तुम्हें ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, the IUPAC name of ClBr. A is the 2-bromo 6-chloro cyclohex 1-ene. B is the 6-bromo 2-chloro cyclohexene. 3-bromo 1-chloro cyclohexene. B is the 1-bromo 3-chloro cyclohexene. ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हालोजन का प्रेफरेंस ऑर्डर हो सॉरी मैंने एक्चुअली में बेंजीन के जैसे लगा दिए, साइक्लोहेक्सीन सब में लिखा है तो साइक्लोहेक्सीन ही होगा। तो इतना तो अंडरस्टूड है कि अगर दोनों साइड से ये ऐसे था, ऐसे ठीक है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो आ जाएगा 3-bromo 1-chloro cyclohexene। लास्ट क्वेश्चन 15 को छोटा सा दे देते हैं आपको। नंबर ऑफ सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड्स इन कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड आर। कैल्शियम कार्बाइड आर, कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं? तो आंसर है 2 सिग्मा 1 पाई। बी इज द 2 सिग्मा 2 पाई। सी इज द 1 सिग्मा 2 पाई। डी इज द 1 सिग्मा 1 पाई। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सबसे आसान क्वेश्चन है, क्लास में बहुत बार ये क्वेश्चन किया भी हुआ। We have already done this question in the class too many times. कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Ca2 प्लस C2 नेगेटिव होता है, तो बेसिकली ये CaC2 होता है। तो कार्बाइड C2 नेगेटिव होगा, तो ये बनेगा कैसे? C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज इस तरह से, तो 1 सिग्मा है 2 पाई है, तो इसका आंसर जो आएगा excuse me 1 sigma and 2 pi. C option would be correct and almost all the students have given the correct answer. So this is all for today. We have completed our target of the 15 questions. In the next class we'll do the hydrocarbon questions, and after that we'll shift to the hydrocarbon nahi, in next class we'll do the GOC questions and usse agli class mein hydrocarbon pe shift karenge. Okay beta? Thank you, ma'am. Okay ji, thank you. Thank you.